हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं PYQ सीरीज का पहला वीडियो। आज का वीडियो नीट 2019 पेपर के लिए है। आज आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मिलेगा 2019 पेपर का। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि नीट की प्रिपरेशन करते टाइम हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, हमें किसे फॉलो करना चाहिए, क्या हमें किस चैप्टर को वेटेज देना चाहिए, किस चैप्टर को हमें आराम से छोड़ा जा सकता है, या कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं, या फिर न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं, हमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म में किस हद तक जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें एनालिसिस से ही पता चलती है। वैसे नीट का पैटर्न बहुत सिंपल और हमेशा यूनिक है, मतलब वो वैसा ही रहता है नियरली। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं, जैसे जेईई एडवांस्ड में पैटर्न बदलता है या फिर क्वेश्चंस का जो है वो हर बार नए क्वेश्चंस आते हैं। नीट के साथ ये खास बात है कि वहाँ पे नए क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, जैसे 2016 में आए थे। बाकी जनरली जो है वो रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये मान सकते हो कि जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं 2019 पेपर कैसा है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ। 2019 पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन थे केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड या डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग से। 6 क्वेश्चंस थे रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड, लेकिन ये रिएक्शन मैकेनिज्म से न होकर डायरेक्टली नेम रिएक्शंस पे थे। मतलब मैकेनिज्म से कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप लोगों को मैकेनिज्म में जाके स्टीरियो करना पड़े, जैसे जेई वाले करते हैं। इस तरह का कोई सीन वहाँ पे नहीं था। न्यूमेरिकल्स थे, 6 to 7 न्यूमेरिकल्स आते हैं हर बार नीट में। इस बार भी इतने थे 2019 में भी, लेकिन कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं था जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो या फिर कोई बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल हो। सब आसान आसान से न्यूमेरिकल थे। बाकी हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जरूर आया है। कुछ चैप्टर से दो दो क्वेश्चंस थे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, लिक्विड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि डिजर्व करते हैं 2 क्वेश्चंस। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पे कोई वेटेज फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज या कितने क्वेश्चंस आने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 46 नंबर। 46 से आप लोगों को पता है कि जनरली अपने नीट के पेपर में सेकंड पेपर आता है केमिस्ट्री का, तो मैंने भी सेकंड पेपर से ही लिया है। सेकंड पार्ट आता है, सॉरी, तो सेकंड पार्ट केमिस्ट्री आता है। तो 46 से 90 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को मैं हर जगह बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आप लोग जनरल मिस्टेक्स करते हो इस वाले पोर्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट2इन4IR। तो सबसे पहले क्या करो, यदि आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। पेंट है 2 इन मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एंड 4 आइन मतलब फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है। अब इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड IUPAC नेम 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। हर बार मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक हो रहा है IUPAC नेम, सही आना चाहिए आप लोगों को। दूसरा क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि हर एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है और सिंगल बॉन्ड के अलावा जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें 1 को छोड़कर बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। इसका रीजन है कि सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम्स बना लीजिए। इस पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। आउट ऑफ 4 उसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं वो काउंट कर लीजिए आप लोग, और इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब आप लोग कहेंगे यार बोले नीट में इतना टाइम ही नहीं होता, 30 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना होता है, 20 सेकंड में OMR फिल करनी होती है, मतलब 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आप लोग पाई बॉन्ड देख रहे होंगे, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है। ठीक, बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है ना। तो कुल मिला के पाई बॉन्ड कितने आए, पाई बॉन्ड आ गए टोटल 3। तो पाई बॉन्ड हो गए 3, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये हमें देखना है। तो अब आप लोग ये देखिए सबसे पहले कि कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 पाई बॉन्ड है, या फिर मोर देन 1 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 3 पाई बॉन्ड है। तो आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि एक ऑप्शन है, तो फालतू में मेहनत नहीं करिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की, स्मार्ट बनिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं। बस इतनी सी बात है। और अब अपने को आगे बढ़ना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पता है ये रिएक्शन NCERT रिएक्शन है। कई बार क्या होता है ना, आप लोग इतने टिपिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में घुस जाते हो, बड़ी बड़ी किताबें सोलोमन खरीद लाते हो ना, MS चौहान सॉल्व कर रहे हो। मत करो,
क्योंकि आप लोग नीट का पेपर दे रहे हो, आप लोगों को रटना ज़्यादा है, आप लोगों को लर्न करना है और आप लोगों को ना स्पीड पे काम करना है, आप लोगों को मैक्सिमम स्पीड पे क्वेश्चन करना है। मतलब आप लोगों को ये नहीं सीखना पड़े क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं, आप लोगों को ये सीखना है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे करना है और उनमें टाइम कैसे बचाना है। तो सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों को यहीं से समझ में आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहली बात एनसीईआरटी रिएक्शन है, सिंपली हम लोग जानते हैं सबसे पहले ए रिएक्ट करती है। तो आप लोगों का जो ये क्यूमीन है, ये जो आप देख रहे हो ना, इनिशियली आप लोगों को जो दिख रहा होगा क्यूमीन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इसमें क्यूमीन का स्ट्रक्चर मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को प्यार से हम लोग क्यूमीन कहते हैं। तो क्यूमीन में सबसे पहले ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है नियरली 100 to 130 डिग्री सेल्सियस पे, और इससे बनता है एक पर ऑक्साइड। नहीं पता हो, एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दे रखी होती है, नहीं पता हो तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा। इससे एक पर ऑक्साइड बनता है और आप लोगों को पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखो फालतू की बहुत मैकेनिज्म में मत जाओ और इतना समझ जाओ कि ये पर ऑक्साइड फाइनली रीअरेंजमेंट करता है। तो इसे क्या कर लो, रीअरेंजमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसे रीअरेंजमेंट है, इसको जो लिखा है मैंने रीअरेंजमेंट ये करता है, और इस रीअरेंजमेंट के थ्रू ये क्या बनाता है, फिनोल एंड एसीटोन। तो आप लोगों को ये ढूंढना है कि ये इंटरमीडिएट ए क्या था, तो दिख रहा है इंटरमीडिएट ए जो है वो सेकंड था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, सरल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आप देखो ये नेम रिएक्शन है, पर ऑक्साइड रीअरेंजमेंट इसको कहते हैं। तो ये नेम रिएक्शन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को कहीं ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। आगे है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राईब्रोमो देखो डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनाना है। अब मैं आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है इसलिए ताकि आप लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स पे आ जाओ, सीधे आप लोग क्या बना दो, स्ट्रक्चर्स बना दो। तो ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड आप ऐसे बनाओगे, देखो 3 ब्रोमीन ले लो सिंपली, और इसे वैसे ड्रॉ करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 3 ब्रोमीन आइटम ले लो, 8 ऑक्सीजन लेने हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 ऑक्सीजन इसे दे दिए, 3 इसे दे दिए, मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 बीच वाले के दे दो। 1 ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो हम जानते हैं अटैच्ड एटम की वैलेंसी को कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। ब्रोमीन क्योंकि हेलोजन है तो हेलोजन्स की वैलेंसी 1357 होती है, तो 1357 वैलेंसी ये यूज़ कर सकते हैं जनरली, मतलब मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं, 7 यूज़ कर सकते हैं। देख लेना 7 एक्सटेंड नहीं कर दे, टर्मिनल पे 7 है और बीच वाले पे 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर और यही हमें चाहिए था। तो आसान है, मतलब कहीं भी आप लोगों को बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4D 5P 5F 6P ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर डिक्रीजिंग एनर्जी, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब देखो सीधी सी बात है, 4D तो N+L कर लो, N+L ऑर्डर ये होता है। तो 4+ आप लोग जानते हो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, है ना, F के लिए 3, इस तरह से नंबर होते हैं। L वैल्यू चाहिए, N वैल्यू दे ही रखी है, तो 4+ कितना हो गया 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। बस इतना सा क्वेश्चन है, मतलब सीधा करना है। एक तरह से आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो 6+1 7, ऐसे ही 5P हो गया, 5F कर दीजिए। 5F जो है मैंने 5P में 6 कर दिया क्या, तो 5+1 6 ये हो गया क्या, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, एक बार दोबारा देखते हैं। 4D 4+2 6 ठीक है। 5P 5+1 हुआ ना 5P, ठीक है। फिर इसके बाद में 5F हो गया 5+3 8, और इसके बाद हो गया 6+P मतलब 6+1, तो ये हो गया 7। सीधा सीधा ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लेना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप ले आइए 5F, देखो ऐसे होता है थोड़ा सा ना, मतलब जो मैंने किया ना। अब ये ट्रायल है कि यही मिस्टेक आप लोग करते हो जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, तो जल्दीबाजी रहती है, थोड़ा प्रेशर रहता है। और मैं BPY की सीरीज़ में ये इस तरह से है ना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते स्क्रीन पे पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा प्रेशर मेरे पे भी है। तो आप लोग देख रहे होंगे इस तरह की मिस्टेक्स होती है, लिखने में सही नहीं आ रहा, OMR गलत भर दी है ना जल्दीबाजी में, यहाँ तक मैंने लोगों को OMR भी गलत भरते हुए देखा है। 5F के बाद में आप लोगों को लेना है 6P के बाद में आप लोगों को लेने 6। अब 2 वैल्यू आ गई, 4D एंड 5P दोनों के लिए 6 है, तो आप लोग जानते हो N से डिसाइड करना है, मतलब पहले 4D को ले आओ, फिर किसको ले आओ, 5P को ले आओ, है ना। ये अपना ऑर्डर हो गया। तो 5F 6P 4D, तो 5F 6P 4D 5P मेरे को दिख रहा है 4th में, तो 4th अपना आंसर हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आप एनालिसिस करिए कि हम
कहाँ पे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। नीट वालों के लिए तो इस टाइम, मतलब अभी 13 सितंबर को आपका पेपर है, तो इस टाइम एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केवल वही सेलेक्ट होगा जो हर दिन कम से कम एक 3 आवर का फुल सिलेबस टेस्ट देगा। इस टेस्ट में वो इस बात का एनालिसिस करेगा कि वो मिस्टेक्स क्या करता है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है उसको, और उसे उसी को रिजोल्व करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा काम कर लो, आप लोगों का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे सेलेक्ट करवाया है। तो अगला क्वेश्चन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब जिसमें एक सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। पहले वाले में दिख रहा है कि कॉपर जो है +1 से +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और 0 में रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में MnO4 2 नेगेटिव, इसे मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट कन्वर्ट इनटू पर मैग्नेट। तो ये यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जो कि +7 में चला गया, और एक +4, मतलब एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, एक बार इंक्रीज, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। KMnO4 +7 में पहले से डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता। हमें ऐसे सीधा आइडिया लगता है KMnO4 में मैग्नीज पहले से ही +7 है, दिख रहा है आप लोगों को, जो पहले से ही +7 है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं है लॉस करने के लिए। ऐसी MnO4 नेगेटिव, ये वही KMnO4, ये परमैग्नेट आयन है, इसका मतलब इन दोनों को हटा दो, C एंड D को, है ना। तो A एंड B ओनली आप लोगों को कहीं दिख रहा हो, A एंड B, तो आप लोगों का आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस ए गैस एट 300 Kelvin एक्सपेंड्स from 0.1 liter to 0.25 लीटर अगेंस्ट है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, और कैलकुलेट करना वर्क, तो जूल में किलो जूल में या जूल में कैलकुलेट करना, यूनिट दे रखी है आप लोगों को, दिख रही होगी। तो वर्क इक्वल टू होता है -P डेल्टा V, डेल्टा V होता है -P2 - P1, V2 - V1 सॉरी। तो माइनस किसके अगेंस्ट हो रहा है ये, तो आप लोग 2 बार के अगेंस्ट हो रहा है। डेल्टा V में V2 कहाँ से हो रहा है, 0.25 तक जा रहा है, ये फाइनल वॉल्यूम है। देखो ये 0.25, एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फाइनल है, और ये जो 0.1 है ना फ्रॉम, ये इनिशियल है। तो ये इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है ना। तो 0.25 से लेकर 0.1 तक सीधा सीधा आंसर आ गया, -2 मल्टीप्लाइड बाई 0.15। अब ये जो वैल्यू आई ना, तो ये आई अपनी माइनस में 0.30। ये किस में है, ये है लीटर बार में। यूनिट आपने क्या ले रखी है, प्रेशर की बार ले रखी है, और वॉल्यूम की लीटर ले रखी है। तो 1 लीटर बार आप लोग जानते होंगे, 1 लीटर बार इक्वल्स टू होता है 100 जूल। तो क्या कर लो, इसे कैलकुलेट कर लो आगे, तो आप लोगों का हो जाएगा -30 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 था भैया ना, तो -0.3 माइनस ये लगा देते हैं -0.3 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया ये 100। थोड़ी सी हैंड राइटिंग का इशू आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा नया हूँ इस पर, लेकिन नेक्स्ट 1 और 2 वीडियोस तक मैं बहुत इंप्रूव कर दूंगा इसको, आप लोग जानते हो। तो ये एक तरह से आ गया अपना 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ गया 30 जूल। 30 जूल आप लोगों को ऑप्शन मिल गया होगा। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग इशू है, चलो जल्दी से सॉल्व कर देंगे। और आप लोग जानते हो कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ, आगे भी नहीं करूँगा। ये पहला वीडियो, इसके लिए माफ़ कर देना, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस, ये इन्फॉर्मेटिव था, लर्न इट, है ना। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसे लर्न कर लेना भैया, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन दे रखा है, इस स्टैंडर्ड सेल दे रखा है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, हम लोग जानते हैं, द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू -NFE स्टैंडर्ड सेल रिलेशन हम लोग जानते हैं, ठीक। एन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप एक काम करो, बैलेंस्ड इक्वेशन कहाँ तक बैलेंस करनी है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये पहले से ही बैलेंस्ड है, 2 आयोडाइड कन्वर्ट इनटू I2। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये इक्वल करना है। इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने लॉस हो रहे हैं उतने गेन हो रहे हैं, जितने लॉस हो रहे हैं उतने गेन हो रहे हैं। इट इज द नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी एक को ले लो, जितने लॉस होंगे उतने गेन होंगे, इट इज द नेट ट्रांसफर। तो 2 इलेक्ट्रॉन आयोडाइड जो है वो लॉस कर रहा है, इसका मतलब फेरिक जो है वो फेरस में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एन वैल्यू यहाँ से आ गई अपनी, एन वैल्यू 2, ठीक है। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड में -n आ गया 2, फेराडे की वैल्यू 96500 मल्टीप्लाइड बाई ई स्टैंडर्ड सेल।
स्टैंडर्ड सेल कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता है प्यारे बच्चों, कभी ऐसा लगा मत देना तो कहीं इक्वेशन को डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया तो ये स्टैंडर्ड सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसको क्या करो, सीधा सीधा जो दे रखी है 0.24 वोल्ट। अब ये वोल्ट है, ये कूलम है, ये अपने आप ही एनर्जी किस में पहुंच जाता है, जूल में पहुंच जाता है। देखो मैं बताता हूँ, ये है आपका कूलम पर मोल, है ना, और ये है कूलम पर मोल, और ये है आपका वोल्ट, तो यूनिट आएगी जूल पर मोल। अब जूल पर मोल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, मतलब 10⁻³ क्यों करना है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है वो किस में दे रखे हैं, किलो जूल में दे रखे हैं। तो अब डेल्टा जी इक्वल्स टू जो भी कैलकुलेट करो इसमें क्या करना, 10⁻x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलो जूल पर मोल में आप लोग लिख देना। इससे जो कैलकुलेशन से आंसर आएगा वो आएगा -46.32 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान था, ये न्यूमेरिकल था, लेकिन न्यूमेरिकल भी नीट वालों के हिसाब से सेट किया हुआ था। आप लोग इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आपको एन वैल्यू सही पुट करनी है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। अब मान लो इसमें मैंने कहा 30 सेकेंड, हो सकता है आप लोगों को 100 सेकेंड लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन एक था कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, उसमें 10 सेकेंड लगे थे। तो ऐसे टाइम बैलेंस होता है ना, नीट का पेपर ऐसे ही बैलेंस्ड होता है। यहाँ पे ऐसे दे रखा है एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखो भैया ना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बायोलॉजी वाले अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर मैग्नीशियम है ना, तो ये आंसर आप लोग लर्न कर लेना। द मोस्ट सूटेबल रीएजेंट फॉर द कन्वर्जन, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे एक एल्काइन है और एल्काइन को सिस एल्किन में कन्वर्ट किया है। हम लोग जानते हैं, हमने 2 रिएजेंट पढ़े, एक पढ़ा है बर्च रिएजेंट और एक पढ़ा है लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार रिएक्शन जो है वो सिस में कन्वर्ट करती है, जबकि बर्च जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट करता है। तो प्यारे बच्चों आराम से समझ गए होंगे, क्या देखना, लिंडलार कैटलिस्ट दिख रहा है। देखो ये पहला सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये कौन है, बर्च रिडक्शन, ये ट्रांस बनाएगा भैया। हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन क्विनोलिन, क्विनोलिन इसलिए लेते हैं ताकि वो एल्केन में कन्वर्ट नहीं हो। क्विनोलिन यहाँ पे पॉइजन का काम करता है, हाइड्रोजनेशन को आगे नहीं होने देता, एल्किन स्टेज पर रोकता है। तो ये सिंपल, यदि आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं जानते, आप स्टीरियो नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंपल एनसीईआरटी पढ़ी होगी 11th की, वहाँ पे आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। लिंडलार कैटलिस्ट गिव यू व्हाट, सिस एल्केन, एंड बर्च रिडक्शन गिव यू व्हाट, ट्रांस प्रोडक्ट, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। देख रहे हो आप लोग, ये हाइड्राइड्स हैं 16th ग्रुप के, और 16th ग्रुप में हाइड्राइड जो है उसमें EH बॉन्ड लेंथ अप टू डाउन, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। समझ में आ रही बात कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो EH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ऑक्सीजन टू पोलोनियम बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, तो क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। इसीलिए आप बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके H2O से लेकर उल्टा बना दिया एरो, है ना, तो अपन क्या करना है, H2O को मोस्ट स्टेबल करते हुए लास्ट में H2PO तक जाना है, H2PO, है ना, PO ज़्यादा ही गंदा बन गया कुछ, ठीक है कोई ना, समझ में आप लोगों को आ गया। बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की गलतियां लोग करते हैं, वो आप लोगों को नहीं करनी है। देखो सीधी सी बात है, H2O को आप लोगों को मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे रखना है, H2PO को लिस्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान था, सीधा सीधा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो PbF4 इज कोवलेंट SiCl फॉर हाइड्रोलाइज। देखो सबसे पहली बात तो है कि फ्लोरीन के कंपाउंड जब Pb के साथ या किसी के साथ होंगे तो वो कंपाउंड नहीं होते कोवलेंट, क्योंकि फ्लोराइड आयन बहुत स्मॉल साइज का हार्ड आयन होता है एंड इसे Pb4 पॉजिटिव कैन नॉट पोलराइज इट। जब तक कोई आयन बड़ी साइज का नहीं होगा, कैन नॉट पोलराइज इट, तो जब तक कोई आयन बहुत बड़ी साइज का नहीं होगा तब तक उसका पोलराइजेशन नहीं हो सकता। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का पोलराइजेशन बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन फ्लोराइड का पोलराइजेशन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम ऐसे आयन्स हैं जो इसको पोलराइज कर पाते हैं। इसी का मतलब PbF4 कोवलेंट नहीं होगा। इनकरेक्ट ढूंढना था, इसका मतलब यही इनकरेक्ट है।
SnF4 आयोनिक है, सही बात है। SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस बहुत ईजी होता है। GeX4 GeX2 से जर्मेनियम +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है जर्मेनियम +2 स्टेट की बजाय। ठीक है, सब करेक्ट है, तो यही इनकरेक्ट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्योर नाइट्रोजन किससे बनाते हैं? तो एजाइड को हीट करके हम क्या बनाते हैं? प्योर नाइट्रोजन बनाते हैं। ठीक है। हैबर प्रोसेस हमें क्या देता है? हैबर प्रोसेस हमें अमोनिया देता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमें सल्फ्यूरिक एसिड देता है। डेकन्स प्रोसेस हमें क्लोरीन देता है। तो ए के लिए आप लोगों को 4 रखना है। वैसे आपका एक से ही काम बन गया था, सीधा सीधा। सबको मैच मत करें, एग्जाम में इस बात का विशेष ख्याल रखें। सबको मैच करने की फालतू की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। यदि आप लोगों के ऑप्शन बहुत डिफरेंस हैं, 4 ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है, तो किसी एक को ढूंढें जो आप जानते हो। जैसे आप लोग जानते हो कि हैबर प्रोसेस जो है सेकेंड है, तो हैबर प्रोसेस बी का मतलब आप लोगों को थर्ड लेना है। तो बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में काम हो गया। सीधा ऐसे करें, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। टाइम कैसे बचाना है ये सीखना आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटोमिक मॉलिक्यूल हैव ओनली पाई बॉन्ड? ये देखने में ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू MOT। MOT में जब आप लोग जब पाई इलेक्ट्रॉन में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं? पाई बॉन्ड्स में आते हैं। पाई 2px एंड पाई 2py, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो 4/2, ये 2+2 दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो आप लोग, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 2। दोनों बॉन्ड, क्योंकि कौन से ऑर्बिटल है? पाई 2px एंड पाई 2py, तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों कहाँ से बनेंगे? दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो आपका आंसर हो गया B2। आंख बंद करके इस आंसर को आप लोग सीधा करिए, वैसे याद रहता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सरल सा क्वेश्चन है। अब सोचो ना, ये इतनी देर के पेपर को आप लोग देखोगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा है कि नीट का पेपर, मतलब आप गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर मत करो उसको। वो जो चाह रहे हैं ना, NCERT पे फोकस करो, मोटी मोटी बातों को सीधा सीधा याद रखो, आपका काम हो जाएगा ना। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना सीखना है, करेक्शन कर, आपको मतलब एक्यूरेसी एंड स्पीड, दो चीज़ों को मेंटेन करना, और आपको कुछ नहीं करना है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे भैया, है ना। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में अभी भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें पढ़ा रखा है, मतलब सीधा सीधा सा बता रखा है कि देखो भैया ना, ग्रुप 1 के बाद में ग्रुप 13 होता है, 13 के बाद में 2 होता है, 2 के बाद में 14 होता है, 14 के बाद 16, 16 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 18, ये ऑर्डर होता है भैया ना। ये ग्रुप नंबर का ऑर्डर है। ये ग्रुप नंबर का ऑर्डर जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, लिथियम के बाद में बोरोन आना चाहिए, ठीक बात है। बोरोन के बाद में क्या आना चाहिए? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में कार्बन। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन नहीं आना चाहिए, पहले ऑक्सीजन आना चाहिए, है ना। तो बेरिलियम तक तो सब सही था, बेरिलियम के बाद कार्बन के बाद ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन मेरे को सब ठीक लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, आसान था। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल आपने एक तो PHBB पढ़ा होगा और एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पढ़ा होगा। टिक करिए, आगे बढ़िए। देखो मजे आ रहे हैं, अरे ऐसे ही होता है भैया, ऐसे ही होता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये pH वाला क्वेश्चन आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चंस करे होंगे, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पे कितना सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे pH दे रखा है, यदि आप लोगों को pH दे रखा है तो इसका मतलब pH हो गया 9, तो POH कितना होगा? 14 - 9, तो POH हो गया 5। बहुत आसान था, ठीक। अब क्या है, POH यदि 5 है तो OH मोलर कंसंट्रेशन कितनी होती है? OH नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁻POH। तो 10⁻⁻POH मतलब 10⁻⁻5 सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी डिसोसिएट होगा तो वो कैसे डिसोसिएट होगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। तो हाइड्रोक्साइड आयन में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन हमें कितनी देर के? 10⁻⁵ यहाँ दिख रहा है। यदि 1 मोल कैल्शियम बनेगा तो 2 मोल क्या बनेगा? OH नेगेटिव बनेगा। इसे S मत बना देना। S क्या होता है? इसके लिए यदि आप S के टर्म में लिखोगे ना तो ये आएगा S और ये आएगा 2S, है ना। तो ये 2S एंड S इस टर्म में मत जाना, सीधा सीधा कंसंट्रेशन है ना। हाइड्रोक्साइड की जितनी कंसंट्रेशन होगी उसके जस्ट हाफ कंसंट्रेशन होगी कैल्शियम की। तो देखो कंसंट्रेशन OH नेगेटिव इतनी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कितनी होगी? कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम होगी जस्ट हाफ ऑफ दिस 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2। अब आप लोग KSP कैलकुलेट कर लीजिए। तो KSP जस्ट इक्वल्स टू सिंपली कैल्शियम कंसंट्रेशन मतलब 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2⁻1
एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2, सॉरी रेज टू 2 है ना, रेज टू 2 लगा देना, ठीक। तो 10⁻⁵ रेज टू 2, तो कुल मिला के आ गया कि SP जस्ट इक्व टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵। अब ये इस तरह की वैल्यू दे रखी हो गई तो सीधा आंसर लग दो, और दे रखी भैया ना, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कराए, परेशान नहीं करते। नीट वाले बड़े मस्त लोग होते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। रेट कांस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो क्या इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन बड़ा सरल आया है ना। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99%। देखो कंप्लीशन 99%, तो जो आप लोगों का जो C1 एंड C2 डिसाइड करना, तो C1 100 ले लो और C2 जो है ना वो 100 माइनस 99 ले लो, जो कि 99% कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना, T, तो आप लोग जानते हो कि K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log C1 बाई C2। C1 बाई C2 मैंने सीधा पुट कर दिया है। अब T को इधर ले आओ तो T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K, और ये लोग 10⁻² मतलब वैल्यू आ जाएगी 2, तो T इक्वल्स टू 4.606 अपॉन K, तो T इक्वल्स टू 4.606। थर्ड ऑप्शन है, कितना आसान रहता है ना। मतलब आप लोगों को कहीं भी नीट के पेपर में कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलते, और प्रॉब्लम क्या है कि लोग है ना जिस काम को करना होता है उसे करते ही नहीं है। मैं इस वीडियो में शायद 5 to 6 टाइम ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि प्लीज़ आप लोग एक्यूरेसी एंड स्पीड पे काम करें, न कि फालतू में बड़ी बड़ी किताबें खरीद लें और उन्हें पढ़ने की कोशिश करें, है ना। द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एनसीईआरटी में पहली टेबल में 2 ले रखें और उन दोनों पे एलेनिन एंड शायद एलेनिन एंड वेलाइन, पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो उन 2 पे स्टार लगा रखें। वो 2 इसेंशियल नॉन इसेंशियल वहीं से डिफाइन हो जाते हैं। तो शुरू के जो 2 हैं वो नॉन इसेंशियल है, तो सीधा सीधा वहाँ से लर्न कर लें। एक तो यहाँ पे एलेनिन है और एक शायद पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, तो देख लेना, है ना। तो सीधा सीधा वहाँ से आप लोग लर्न कर सकते हो। अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा हेलोजन डेरिवेटिव्स में, जहाँ पे आप लोगों ने मतलब ये सॉरी हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हेलोजन डेरिवेटिव में आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला आप लोग देख रहे हो कि ये N2 मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट है और ये Cu2Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ArSN1 इसका मैकेनिज्म है, ArSN1 जनरली ऐसे ही होती है ये, है ना। आप लोग जानते हो नेम रिएक्शन है, आपने सेंड में रिएक्शन पढ़ी होगी कभी। ऐसे आप लोग देख रहे होंगे कि नेक्स्ट रिएक्शन में AlCl3 का यूज हुआ, और AlCl3 का काम ही क्या है, एक लुईस एसिड है, HCl से रिएक्ट करता है ये, और एक्चुअल में ये क्या करता है, सॉरी Cl2 से रिएक्ट करता है ये, और एक्चुअल में ये AlCl4 एंड Cl पॉजिटिव क्रिएट करता है। AlCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। अब Cl पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब ये रिएक्शन ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथ से हुई है। AlCl3 आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन, ये फर्स्ट एग्जांपल है। देखो 5 एग्जांपल पढ़ते हो आप लोग, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सोचो उन 5 में से पहला एग्जांपल है। इतना सरल पेपर बनाते हैं यार, तो अब यदि बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे तो इनकी विचारों की गलती नहीं है ना। द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप 2 तरह के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग। एक्चुअल में क्या होता है कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट चलता है। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा प्यारों, उतना कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को देखना है कि लोवेस्ट वेपर प्रेशर है। लोवेस्ट क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर होना चाहिए। हाईएस्ट क्या होना चाहिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब है लोएस्ट वेपर प्रेशर तब होता है जब क्या होता हो, नेगेटिव डेविएशन होता हो। अब नेगेटिव डेविएशन
नेगेटिव डेविएशन कहाँ होता है, सभी इनऑर्गेनिक एसिड वाटर में नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं, जैसे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो यहाँ ढूंढते हैं कौन सा एग्जांपल है। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ऑब्वियसली ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन वाले ऐसे एजिड्रॉप बनाते हैं। इथेनॉल वाटर पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। हेप्टेन ऑक्टेन नियरली आइडियल है। आप लोग कहोगे यार बोले आपको तो सब पता है सर, आप तो इतने सालों से घिस रहे हो केमिस्ट्री को, तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है। भैया ऐसा नहीं है, जब भी आप भी मेहनत करोगे तो आप लोगों के भी टॉपिक ऐसे ही अच्छे से कवर हो जाएंगे। हर एक चीज़ में मेहनत लगती है भैया। फॉर द रिएक्शन, अब बेचारा केमिकल जेनेटिक्स से ऐसे सरल क्वेश्चन पूछेगा तो अब भी नहीं करोगे तो देखो अगले की क्या गलती है। रिएक्शन दे रखा है N2+3H2, आप लोग जानते हो। रिएक्टेंट के टर्म में यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। तो रिएक्टेंट के टर्म में सबसे पहले लगता है नेगेटिव साइन, N2 एक रिएक्टेंट है। फिर आप लोगों को लगाना होता है D ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt जस्ट इक्वल्स टू, इट इज रेट इंस्टेंटेनियस है ना, रेट इंस्टेंटेनियस। अब सेकंड स्पीसी, हर एक स्पीसी के टर्म में लिख सकते हो आप लोग। सेकंड स्पीसी है H2, तो पहले माइनस, फिर 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई टाइम चेंज जस्ट इक्वल्स टू, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन लगाना है तो 1/2 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, चेंज इन अमोनिया कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो मेरे बच्चों मेरे हिसाब से ये तो बहुत आसान है, आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ देखते हैं कौन सा 1 - 3 DH2 ठीक लग रहा है। ये 1/2 DNS3 फर्स्ट ठीक है, सेकंड DN2 माइनस में है और 2 DNS3 ये गलत है, और क्योंकि 2 उसने ऊपर लगा रखा है। यहाँ पे N2 के रिस्पेक्ट में ये भी ठीक लग रहा है 1/2 DNS3, और DN2/dt ये भी ठीक लग रहा है। हाँ शायद ये वो क्वेश्चन होगा जिसमें 2 करेक्ट आंसर थे। D ऑफ H2 ये गलत है ना। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्टली गलत है, क्योंकि इसमें माइनस साइन बोल गए थे भैया। थर्ड ठीक है ना। देख ऐसे, अब ये मैंने क्यों किया, मैं ऐसे सीधा देखो मैं आपको बताऊँ, मैं सीधा आंसर देख के यहाँ पे टिक कर सकता था, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, इसका रीज़न है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक ह्यूमन नेचर नाम की चीज़ होती है, और ह्यूमन नेचर सभी जगह पे अप्लाई होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे पे भी वही चीज़ अप्लाई होगी जो आप पे अप्लाई हो रही है। तो सो सिंपल सी बात है कि आप लोग कैसे काम करते हैं। जैसे मेरे को माइनस नहीं दिखा अभी प्रोडक्ट साइड में, एग्जाम में आपको भी ऐसा हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। जब भी आप लोगों को लगे ऐसी कोई चीज़ है तो वहाँ पे थोड़ा सा केयर कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब क्या है देखो यहाँ पे ना लैंग्वेज ऐसी उल्टी सीधी लिखी हुई है जिसमें आप लोगों को फील आएगा यार बोले नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पे फोकस कर लिया कहीं, लेकिन पीछे मोल से लिख रखा है ना, तो इस थोड़ा सा ध्यान दें। मतलब कहीं पता चला मोलिक्यूल एन कैलकुलेट करने बैठ गए बिना सोचे समझे, बिना ऑप्शन देखे, ऑप्शन भी देख ले। तो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। तो ये वही रिएक्शन है N2+3H2 गिव यू 2NH3। अब 20 मोल अमोनिया के लिए 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए और 10 मोल क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो सीधा सा हाइड्रोजन मोल निकालने थे, हो गया काम, है ना। चलिए अब इससे सरल तो बेचारा क्या ही देगा ना। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, ये रोटोनेट लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल में ये P जो है यहाँ से मिस हो गया, तो ये प्रोटोनेट है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है, प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना। अब H पॉजिटिव कौन नहीं लेगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो वाटर, मिथेनॉल, ईथर एंड फिनॉल में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ढूंढ लो। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एक्चुअल में उसका प्रोटोनेशन सबसे मुश्किल होगा। आसान सा काम है। H पॉजिटिव कौन नहीं लेगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H पॉजिटिव रिलीज करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका प्रोटोनेशन करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तीसरी बार आ रहा होगा नीट में, शायद 2019 में तीसरी या चौथी बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाग क्या करते हैं, जैसे आइडियल में केवल एंथैल्पी और ये वॉल्यूम मिक्सिंग करके छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि डेल्टा H मिक्सिंग 0 होती है जब आइडियल सोल्यूशन होता है, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होती है जब आइडियल सोल्यूशन होता है, लेकिन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग चाहे सोल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस। तो जब आप चीज़ों को मिक्स करोगे तो आइडियल नॉन आइडियल होने से क्या फ़र्क पड़ता है, रेंडमनेस तो आएगी ना। और डेल्टा G मिक्सिंग है ना, तो डेल्टा G मिक्सिंग जो है
डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव होती है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। क्या मिक्सिंग इनकी स्पॉन्टेनियस नहीं है? ऑब्वियसली ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। इसका मतलब आप लोगों को क्या देखना है? करेक्ट ऑप्शन। तो डेल्टा एस मिक्सिंग गलत है 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 गलत है, डेल्टा जी मिक्सिंग 0 गलत है, डेल्टा एच मिक्सिंग करेक्ट है। तो चलिए हो गया, मतलब थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। कॉन्जुगेट बेस फॉर प्रोस्टेट एसिड H2O एंड HF। तो H2O का एक H पॉजिटिव लॉस कर दो, ये लो जी, ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। HF का एक H पॉजिटिव लॉस कर दो, ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। तो जहाँ भी आप लोगों को OH नेगेटिव एंड भाई एसिड का प्रोडक्ट बेस होता है, तो जिस टाइम आपका कंपाउंड एज एन एसिड रिएक्ट करता है, जैसे H2 जब एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो वो अपना H पॉजिटिव लॉस करेगा, जब HF एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो H पॉजिटिव लॉस करेगा। तो लॉस करवाना, ऐसे ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना एसिड की तरह, क्योंकि वाटर जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्टर भी हो सकता है। तो ऐसा उल्टा सीधा मत कर देना, छोटी छोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें, है ना, तो ध्यान रखना। देखो लिखा है विच मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड। देखो क्या होता है, आप लोग इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना कि इस कंटेनर में मैंने क्या कर रखा है, AgNO3 भर रखा है और ऊपर से मैं Ki एक्सेस डाल रहा हूँ। ध्यान से देखना, Ki एक्सेस डाल रहा हूँ। तो देखो AgI हैवियर मॉलिक्यूल है, इसलिए AgI क्या बनाएगा, एक हैवियर पार्टिकल बनाएगा जिसके एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। आयोडाइड को ये क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस पे। इसने आयोडाइड को क्या कर लिया, एड्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब यहाँ से जो सोल बनाना वो क्या था, AgI नेगेटिव। AgI क्या था, AgI नेगेटिव। तो दिस सोल इज नेगेटिव सोल, दिस सोल इज नेगेटिव सोल। इसका जस्ट उल्टा करके देख लो, आप लोग क्या करो, Ki को इसमें डाल दो, ऊपर से जो है AgNO3 को एक्सेस में डाल दो। तो इससे क्या होगा, यहाँ से AgI PPT बनेगा। अब PPT मॉलिक्यूल्स जो कि हैवियर मॉलिक्यूल्स है, उनकी सरफेस पर एक्स्ट्रा बचे हुए ये Ag आयंस, ये इसकी सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे AgI Ag पॉजिटिव, मतलब ये कैसा सोल होगा, पॉजिटिव सोल होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो हमें ढूंढना है, इसमें पूछा गया नेगेटिवली चार्ज, तो हमें ढूंढना है जहां पे नेगेटिव हैवियर आयन वाला सोल्यूशन एक्सेस में हो। 50 ml 1 m AgNO3, 50 ml 1.5 m Ki। मेरे को लगता है यही हो गया, क्योंकि उसमें 1 m है AgNO3, तो ऑब्वियसली इसमें Ki क्या है, एक्स्ट्रा में है। तो मेरे को लग रहा है ये ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, 50 ml 1 m AgNO3, 50 ml 1.5 m Ki, ठीक है। 50 ml 1 m AgNO3, 50 ml 2 m Ki, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी नेगेटिवली सोल्व बनाएगा। लेकिन अब और देखते हैं, 50 ml 2 m इसमें नहीं बनेगा, एक्सेस जो है AgNO3 इसमें, और इसमें जो है दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट आंसर है। और यदि मोर करेक्ट देखोगे तो वो सेकंड है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा एक्सेस में है। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते, दोनों ही करेक्ट है ना। तो इसमें कोई आप लोग ऐसे मत सोचना कि दोनों करेक्ट क्यों हो गए, दोनों करेक्ट भी होते हैं। नीट में जो है एक दो क्वेश्चन जब तक वो गलत नहीं दे देते, जब तक उनके मन में शांति नहीं आती, हर बार एक क्वेश्चन में 2 आंसर सही देना, कुछ में गड़बड़ करना, ये काम हमेशा चलता रहता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन है बेटा, ये लर्न करना है, रटना है सीधा सीधा। तो ऐसा जो है सीधा सीधा लर्न कर लें, ये आप लोगों को टाइम बचाने के लिए दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। देखा जाता है आप कितना अच्छा लर्न कर लेते हो। अगला क्वेश्चन भी 11th हाइड्रोकार्बन का है, ओजोनोलाइसिस नाम की एक नेम रिएक्शन का है। देख रहे हो आप लोग कि ए है जो रिएक्शन करके प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल बनाता है। तो आप एक काम करो, प्रोपेनॉल बना लो, प्रोपेनॉन बना दिया आप लोगों ने। ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग। एक बना लो इथेनॉल, तो आप लोग जो है इस डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड बना लो, और ये CH3 और ये आपने बना दिया H, ये इथेनॉल बना लिया। अब एक काम करो, इन दोनों ऑक्सीजन को खा जाओ और इसका एल्कीन बना दो। मतलब जिस एल्कीन से ये बना है ना, उसकी पेरेंट एल्कीन बनाने का सबसे सुंदर ट्रिक यही है कि दोनों ऑक्सीजन को आमने सामने लगा दो, उन दोनों को ऑक्सीजन हटा के और डबल बॉन्ड बना दो। इट इज़ द पेरेंट एल्कीन। अब इस पेरेंट एल्कीन पे क्या करना है, HCl को रिएक्ट करवाना है। इस पेरेंट एल्कीन पे किसको रिएक्ट करवाना है, HCl को रिएक्ट करवाना। आसान सी बात है, HCl एक इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन देगा जिसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। तो वो कार्बोकेटाइन बनाइए जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। ये वाला कार्बोकेटाइन मेरे को ज़्यादा स्टेबल लग रहा है प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी शायद यही बढ़िया लग रहा होगा। ये आपने कार्बोकेटाइन बना दिया। अब इस पे Cl नेगेटिव एक फास्ट स्टेप में जोड़ दीजिए। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो NCERT में जिन पर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन ना, जैसे SN1 SN2, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट आप लोगों को कहीं दिख रहा हो तो आप लोग इसे टिक कर दीजिए। ये रहा अपना प्रोडक्ट खत्म। इस तरह के जो रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, SN1 SN2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इन सबको जरूर से कर लीजिएगा। इन सब में कोई कोताही मत करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। अब सीधी सी बात है, आप लोगों को क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोगों को आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेनी है। आप लोगों को दिख रही होगी आयरन +2 है, मेरे को आराम से दिख रही है, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। Fe+2 है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, फिर आप लोगों को क्या लिखना होता है 3d6, 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए 3d6। अब 3d को T2g एंड Eg में भरना है, तो ये d के 5 ऑर्बिटल बना लीजिए। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है, लेकिन ये स्प्लिटिंग हो जाती है, आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में लेते हो, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ऑक्टाहेड्रल वाली स्प्लिटिंग करना। ये हो गया आपका Eg और ये हो गया T2g। T2g में आप लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो T2g हो जाएगा 6, Eg हो जाएगा 0। ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, T2g सही से नहीं लिखे, तो कोई नहीं। ये अब देखो मैं खुद ही इतनी मेहनत करता हूँ, ये सारे काम मैं, मतलब ये PPT बनाना, क्वेश्चन बनाना, रिकॉर्डिंग, है ना, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, सारे काम मैं ही करता हूँ, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इन सब के लिए आप मेरे को क्षमा कर देना। मतलब A to Z, है ना, मेरे पूरे स्टूडियो में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कोई काम करता हूँ, मेरी वाइफ को छोड़ के, जो चाय पिलाने आती है, बाकी सारे काम मैं ही करता हूँ। तो ये सब जो है थोड़ी बहुत क्या फॉन्ट वॉन्ट में, और आप लोग जानते हो बहुत टेक्निकल चीज़ें, लिखना इक्वेशंस बनाना आसान काम नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब PCl5 को तो आप बचपन से ही जानते हो, PCl5 जब कोवलेंट होता है तो फॉस्फोरस में 3 क्या होते हैं, ऐसे इक्वेटोरियल बॉन्ड, 2 होते हैं एक्सियल बॉन्ड, आप लोग शायद जानते होंगे। और एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये बेंड थ्योरी में आप लोगों को सिखाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग में, प्योर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। आप लोग इसे तो आप लोग इसे जो है वो क्या नहीं कह सकते, आप लोग इसे P ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं कह सकते। तो 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स मेक एन एंगल 120, एंगल सारे करेक्ट है, एंगल 120 होते हैं। 2 एक्सियल PCl 180 पे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक्सियल जो है बड़े होते हैं PCl से, ये भी ठीक है। PCl मोलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये बात गलत है और यही हमें ढूंढना था, इनकरेक्ट। चलो आगे। विच विल मेक बेसिक बफर। बेसिक बफर वो बनाएगा जिसमें वीक बेस क्या होना चाहिए, वीक बेस एक्सेस होना चाहिए, प्लस इसी का, या देखो 2 तरीके हैं, या तो क्या करो वीक बेस एक्सेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रीएजेंट। ध्यान से सुनना, लिमिटिंग रीएजेंट। ऐसा होने से फायदा क्या होगा, ऐसा होने से बेनिफिट ये होगा कि वीक बेस एक्सेस में था तो वीक बेस अभी भी बचा रहेगा। दूसरी बात, इस वीक बेस का सॉल्ट भी बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वही तो होता है वीक बेस एंड उसके स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट का मिक्सचर ही क्या होता है प्यारे बच्चों, यही होता है बफर। यहाँ देखिए 50 ml 0.1 MaNaOH स्ट्रॉन्ग बेस हटाओ, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस कहाँ दिख रहा है वो ढूंढ लो। वीक बेस मेरे को तो एक ही दिख रहा है और ये 3rd ऑप्शन में है, तो 100 ml 0.1 200 ml। अब यार अब हंसने वाली बात है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, इस संसार में तो नहीं हो सकता। और अब बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे तो क्या ही होगा। बफर क्या होता है, देखो बफर होता है वीक बेस एंड उसका सॉल्ट, ऐसे वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट, तो उसमें ऑप्शन ही बेचारे ने एक ही दिया वीक बेस का ना। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये पता है कौन सी, ये थैलीमाइड वाली रिएक्शन है, थैला बनने वाली रिएक्शन है। इस रिएक्शन को क्या करिए, ऐसे बनाइए, इट इज़ कॉल्ड थैलिक एसिड। देखो ये बेंजीन एक थैले जैसा लग रहा है यहाँ पे, और इस पे 2 डसें लगा रखी है हमने, ये थैला है, इट इज़ कॉल्ड थैलिक एसिड, ठीक। थैलिक एसिड में क्या करते हैं, अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं एक्सेस में। तो पहले अमोनिया को स्ट्रॉन्ग मत करना, पहले रिएक्ट करवाइए,
तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन होगा, एसिड प्लस बेस रिएक्शन से ये एक सॉल्ट बनाता है। आप जब एसिड पढ़ते हो ना तो आप लोगों को ये सिखाया जाता है O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पे भी ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है NH4 पॉजिटिव। जब आप इसे हीट करते हो, जब आप इसे हीट करते हो तो थोड़ा हीट करते हो तो ये धीरे धीरे खुद ही वाटर लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, थैलेमाइड में। इस कंपाउंड को कहते हैं थैलेमाइड, थैले जैसा ना बड़ी बड़ी डसें इसकी, तो इसे कहते हैं थैलेमाइड। जब थैलेमाइड को हीट करते हो, अब करना है स्ट्रॉन्ग हीट है ना, तो ये अमोनिया लॉस कर देता है और बना देता है थैली। जब थैले को हीट करोगे तो वो सिकुड़ के क्या बन जाएगा पैरों, वो बन जाएगा थैली। और वो जो थैली बनती है उस थैली का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिस्टेक हो गया है, तो ये दोबारा बना देते हैं ना। तो ये C डबल बॉन्ड O और इसे कहते हैं थैलेमाइड। यही प्रोडक्ट जो है इसे प्यार से क्या कहते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं थैलेमाइड। यही आप लोगों के गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो होते हैं ना जिसमें प्राइमरी अमाइंस बनते हैं उसमें ये काम आती है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है सेकंड ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। मैच द ज़ेनॉन कंपाउंड, ये प्योर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। XCF4 कैसा होगा, तो पहले सबसे पहले क्या करो, XCF4 का लुईस स्ट्रक्चर बना लो, 4 फ्लोरीन जोड़ दो। देखो ऐसे मैं कैसे काम करता हूँ, मैं ऐसे मैं यदि पेपर दे रहा होता तो ऐसे ही सॉल्व करता। XCF4 4 बना दिए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को एज ए लोन पेयर लगा दो। अब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट कर लो, आगे 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। sp3d2 में क्योंकि 2 लोन पेयर है तो VSEPR कहती है स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। मेरे को पता है अच्छे से ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए। मैं VSEPR में ऐसे ही लर्न कर रहा हूँ, आप लोग भी आराम से लर्न कर लोगे। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आप लोगों को सीधा बताया जाए कि VSEPR में ऐसे लर्न कर लो, इतने लोन पेयर तो ये, इतने लोन पेयर ये। नेक्स्ट है XCF6, तो XCF6 तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 6 तो फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन का मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड और एक बच जाएगा लोन पेयर, तो एक लगा दो लोन पेयर, ठीक। अब इसमें भी सम आएगी 7, तो sp3d3 ये एक एक्सेप्शनल है जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है, काफ़ी कुछ है ना, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, तो केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। यहाँ तो सीधी सीधी बात कर लेते हैं, एक लोन पेयर और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसमें बनता है। ये आप लोगों को वैसे भी लर्न होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। अब इतने से ही काम करके देख लो, सारे स्ट्रक्चर मत बनाओ बोलिए, जैसे ना A का 2, तो A का 2 जो है वो 2 ऑप्शन में और B का 3 भी 2 ऑप्शन में, तो फिर भैया आगे बढ़ना पड़ेगा। तो XCOF4 भी बना लेते हैं, XCO3 बना लो, वो ज़्यादा आसान है। XC डबल बॉन्डो। एग्जाम में काम करने का तरीका सिखा रहा हूँ, बाकी तो मैं ऐसे आंसर बता देता भले। तो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर मतलब sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर है तो कैसा हो जाएगा पिरामिडल। तो XCO3 के लिए आंसर आएगा फर्स्ट, तो ये आ गया फर्स्ट, इसका मतलब आंसर होगा 4th। ऐसी जो है, ओहो गलत कर दिया क्या, XCO3 4th, डी का नहीं, ये गलत कर दिया। तो इसका आंसर जो है वो करो अपना सेकंड। क्यों करो, क्योंकि C का फोर्थ स्क्वायर XCOF4 स्क्वायर पिरामिडल है क्या, चेक कर लेते हैं। जेनॉन डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, 5 सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड हो गए 6, एक लोन पेयर, तो 4 and 1 5 and 1 6 मतलब sp3d2 एक ही लोन पेयर है, एक साइड कटेगी, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। ऑब्वियसली सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थक से गए होंगे यार, बोले कितने क्वेश्चन करेंगे, थकना मना है। मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, क्योंकि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसीलिए जो सेंट्रल एटम मैग्नीज है इसके d ऑर्बिटल d पाई बॉन्ड बनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है वो p पाई बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और मैग्नीज का d ऑर्बिटल यूज होता है। तो पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखना, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। खत्म। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल। अब स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि इस वाले पे ये स्टेबिलिटी का रीजन होगा। तो SiF6GCl2 पहले देखना पड़ता है, ऑप्शंस को सोचना पड़ता है कि हमें किस ऑप्शन पे, किस फैक्ट पे काम करना है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ये दिख रहे हैं मेरे को, जहाँ तक दिख रहा है इसमें, तो जो है सबसे पहली बात आप लोगों को जर्मेनियम, सिलिकॉन,
टिन और ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इस ग्रुप में सबसे टॉप वाला इनमें से, इन चार में से सिलिकॉन है, और सिलिकॉन पे क्लोराइड स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि वो स्मॉल साइज है और क्लोराइड बहुत बड़े हैं, तो वो एक अनस्टेबल होगा। बाकी जर्मेनियम पे क्लोरीन एग्जिस्ट करेंगे, सिलिकॉन पर फ्लोरीन एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोक्साइड किसी पे भी एग्जिस्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। सिलिकॉन पे 6 क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करते, इंटर एटॉमिक रिपल्सन इससे अनस्टेबल बनाता है। फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ई स्टैंडर्ड सेल इतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, ये तो कर देंगे, ये तो बहुत आसान है, आप लोग जानते हो नेनस्ट इक्वेशन। ई सेल जस्ट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 एन log Q, ये log बेस 10 ले लेना, log QC एक आपने यहाँ पे रिएक्शन कोसेंट लिया है। एट इक्विलिब्रियम हैंड राइटिंग सुधार लूँगा मैं जल्दी, है ना, तो चिंता नहीं करें। तो एट इक्विलिब्रियम QC जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, KC के, और ई सेल कितना हो जाता है 0, तो क्योंकि डेल्टा जी 0 हो जाता है, तो अब बचा ई स्टैंडर्ड सेल जस्ट इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाई एन log KC। अब क्या दे रखा है, ई स्टैंडर्ड सेल दे रखा है, और कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अरे कर देंगे भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग मतलब n वैल्यू 1 है, तो आप लोग सीधा सीधा करिए, ई स्टैंडर्ड वैल्यू लीजिए 0.59 डिवाइडेड बाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना, तो log KC। अब KC निकालना है तो KC इक्वल टू log, तो यहीं पे परेशान हो जाते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 10, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 10। पता है क्या होता है एंटी लॉग ऑफ 10 का मतलब क्या है, जब बेस 10 होता है ना, तो एंटी लॉग ऑफ 10 का मतलब होता है 10 की पावर क्या है, मतलब आप लोगों को बताता हूँ, log बेस 10 x इक्वल टू y है ना, तो x इक्वल टू 10⁻y होगा, ये बात है 10⁻y, तो एंटी लॉग ऑफ 10 मतलब बेस 10 जब होगा तो 10⁻10 आंसर आ गया भाई। 10⁻10 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भैया, चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, आंख बंद करके लगा दो, मेटलोइड है। 350 केल्विन 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन आइडियल, तो इसका मतलब है कि जो रियल है वो क्या है, आइडियल से कम है। यदि वो आइडियल से कम है तो इसका मतलब इस गैस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, मतलब ए वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉन आइडियल मतलब रियल गैस है। इसका जेड जो है वो लेस देन 1 है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो लेस देन 1 है, इजीली कंप्रेस हो जाती है, हम जितना कंप्रेस करते हैं उससे ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। तो हमें पूछा गया है कि जेड इज ग्रेटर देन 1 है, नहीं भैया जेड इज लेस देन 1 है। अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग, ऑब्वियसली थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए कंपाउंड इज फाउंड, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ गया, बड़े सालों बाद देखने को मिला है ना। कंपाउंड इज फाउंड बाय कैटायन C anion A HCP। अब कुछ मत सोचो, HCP में और कैटायन क्या कर रहे हैं, ऑक्टावॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये लिखो स्फेयर, यहाँ लिख दो OV, रेशियो होता है 1:1। जैसे ही परसेंट देना तो 100:100 ले लेना, 100:100 है ना। अब C जो कैटायन C हैं ये ऑक्टाहेड्रल में है और कितना है 75%, तो 75% इसे बना दो, ठीक। ये 75%, जिसने लैटिस बनाया वो तो 100% है, तो 100 कितना हो गया 75। तो दोनों को क्या करो, रेशियो में कन्वर्ट कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। 75 ठीक है, तो 4 क्या आ गया 3, 4:3, तो 4:3 आप लोगों को कहीं दिख रहा होगा। आप लोग एक और चीज़ याद रखिएगा, NaCl का फॉर्मूला जहन में रखिए, ये IUPAC नॉर्म्स हैं कि सबसे पहले कैटायन को लिखें बाद में एनायन को लिखें, तो पहले C आएगा फिर A आएगा, तो C4A3 आप लोगों को दिख रहा होगा। C4 नहीं यार, C4 थोड़ी ना, स्फेयर 4 है, स्फेयर 4 है भैया, ध्यान रखिए ना। तो A4C3 है ना, तो A4 ये यहाँ पे लिख लेना, ये मिस्टेक हो जाती है जैसे मैं भी कर रहा था। A4C3 तो C3A4, ठीक है, हो गया जी, हो गया। चलिए आगे। इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव कब होता है, जब एसोसिएट हो रही हो चीज़ें, जुड़ रही हो। एवोपरेशन में चीज़ें टूट के अलग हो रही होती है,
एक्सपेंशन जो है जब भी आप करोगे टेम्परेचर पे तब भी वो चीज़ें फ्री हो रही है, ज़्यादा फ्रीडमनेस आ रही है। सब्लिमेशन में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं फोर्थ में। तो चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम फॉल्स विजिबल रीजन। ये तो हम जानते हैं ब्राह्मण सीरीज होती है, ब्राह्मण सीरीज मतलब बामर सीरीज विजिबल रीजन होती है। सीधे सीधे कितने प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेथड यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, तो सिंथेटिक क्लार्क, ये सब जो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने कभी तो बचपन में इन सबको पढ़ा ही होगा। तो क्लार्क मेथड जो है वो क्या होता है, टेम्परेरी के लिए, बाकी सब किसके लिए थे, परमानेंट के लिए। विच वन इज मेलेकाइट, ये तो सीधा रटना है भैया, तो रट लीजिएगा। ये फोर्थ होता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना। तो अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच गए। करेक्ट ऑर्डर फॉर स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक इन एक्वस सोल्यूशन, देखो यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है एक्वस सोल्यूशन, आप अंडरलाइन करिएगा। एक्वस सोल्यूशन में जबकि आर मिथाइल हो मिथाइल, तो ऑर्डर होता है सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर अमोनिया इन एक्वस सोल्यूशन। और जब R इक्वस टू इथाइल होता है तो सेकेंडरी के बाद आता है टर्सरी, इसके बाद प्राइमरी। ये आपको आपके स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा। ये NCERT ऑर्डर है एग्जैक्टली। ये है एक्वस या लिक्विड मीडियम में। इन गैसियस मीडियम सिंपल ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड, मतलब जब ये प्योर फ्री होते हैं, क्योंकि इसमें एक्वस एंड लिक्विड में क्या लगता है, स्टेरिक फैक्टर भी डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम प्यारे प्यारे शब्दों में लिख देते हैं समाप्त एंड थैंक यू। इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की। प्यारे बच्चों, 2 मिनट आप लोगों की ओर लूँगा और कुछ बढ़िया बातें आप लोगों को बताता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग जो फ्री हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों का टाइम ले लिया, 1 घंटे के आसपास आप लोगों का टाइम ले लिया। बहुत बड़ा टाइम है, मैं जानता हूँ, बहुत वैल्यू है आपके टाइम की, लेकिन फिर भी आप लोग फिर से ध्यान करिए। यदि आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक्यूरेसी एंड स्पीड पे काम करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही छोड़ दें, है ना। यदि आप 2021 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ें, NCERT पे फोकस करें, ज़बरदस्ती में बहुत ब्रॉड न करें। देखो, बहुत ब्रॉड इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जैसे मैं बहुत ब्रॉड पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कहोगे यार सर आप तो ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हो, सॉलिड स्टेट पेरोव्स्काइट पढ़ा रहे हो, कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म स्टीरियो पढ़ा रहे हो। एक्चुअल में मेरा एम ये है कि मेरे पास जो लोग JEE एडवांस और JEE मेंस के लिए काम कर रहे हो उनको भी प्रॉपरली डेटा मिले, लेकिन नीट में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप लोग कहोगे तो नीट के लिए अलग से स्पेसिफाई कर देंगे, और आगे फ्यूचर में मैं कोशिश भी करूंगा कि नीट के लिए अलग से हम हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी लेके आए, है ना। बाकी सजेशंस आप लोग देते रहिएगा, और आप लोग जो है ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, अपने सजेशंस भी दे सकते हो, डाउट डिस्कशन भी कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में फिर इतने ही जोश खरोश के साथ। आप लोग भी जोश को बनाए रखिएगा। और आप लोगों को मस्त वाली बात बताता हूँ, रात के 2:समथिंग हो चुके हैं और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ इससे सोचना चाहिए कि आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली बार। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।